होपफुली आपको स्क्रीन नजर आ रही है। तो लास्ट टाइम जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है उसके बारे में बेसिकली वो इंट्रोडक्शन था कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है कि स्टडी ऑफ लाइफ एट द मॉलिक्यूलर लेवल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स हैं उनका जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए है, प्रोटीन्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, उनकी आपस में इंटरेक्शंस, जिसके नतीजे में सेल जो है वो अपने एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो उस सब को हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो कह लें फील्ड है उसमें। तो डीएनए जो है कह लें एक मेन स्ट्रक्चर है, और ये कंसेप्ट के डीएनए ही इनकोड करता है प्रोटीन को। ठीक है, तो प्रोटीन जो है वो डीएनए से ही बनती हैं। पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है, तो सारी यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में पाई जाती है। तो ये सारी स्टडीज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड की वजह से हुई। तो कोई भी स्टडी जब करनी हो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो डीएनए जो है उसको आइसोलेट करना, उसका स्ट्रक्चर पता करना, सीक्वेंस पता करना, उसमें क्या वेरिएशन आई हैं, ये सारी स्टडी करना एक बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो उसके लिए डीएनए आइसोलेट करना, ये प्रैक्टिकल की क्लास होपफुली आपकी होगी है मेरे ख्याल में। तो उसमें मैंने डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर पढ़ाया और समझाया। ठीक है, तो थ्योरी में हम देखेंगे कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो क्या है। ठीक है, पहले हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए वो हम स्टडी करते हैं। तो जो न्यूक्लिक एसिड है वो आपको आइडिया है कि दो तरह की फॉर्म में होता है। इट इज आइदर डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर दी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड जो है इनका बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मेन मोनोमर है डीएनए और आरएनए का। तो इनकी जो कह लें आरएनए की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आगे चल के हम पढ़ेंगे। जो डीएनए है पहले हम उसको देखते हैं कि ये जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो जैसे मैंने अभी कहा कि न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल होता है। फर्दर उसका जो मजीद अगर हम देखें स्ट्रक्चर को तो एक और टर्म बोली जाती है न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में फर्क क्या है? फास्फेट का। ठीक है, अगर फास्फेट ना हो तो उसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, अगर फास्फेट भी उसके साथ आ जाए तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ टू एलिमेंट्स, ए 5 मेंबर पेंटोज शुगर, यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर, जिसको डीएनए हो तो उसको हम 2 डीऑक्सी राइबोज कहते हैं, अगर आरएनए हो तो उसको हम राइबोज कहते हैं। मेनली ये पेंटोज शुगर है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। तो उस कार्बन के जो कार्बन नंबर 2 है उस पे अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद ना हो तो वो समझ लें कि वो डीऑक्सी राइबोज है और वो डीएनए में पाई जाती है, और अगर उस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद हो तो वो आरएनए में पाई जाती है। तो पेंटोज शुगर either deoxyribose or ribose and a nitrogenous base, और एक नाइट्रोजनस बेस जो है वो शुगर के साथ अटैच होती है मोस्टली एट कार्बन नंबर 1। तो नाइट्रोजनस बेस और शुगर दोनों मिलके बनाते हैं स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। और अब न्यूक्लियोसाइड की कुछ प्रॉपर्टीज को हम जरा डिटेल में देते हैं। ये नेक्स्ट पेज पे आइए, नोट्स आपके साथ मैंने मेरे ख्याल लास्ट टाइम शेयर किए थे, तो इसको हम बाद में भी देखेंगे। तो ये फिलहाल मैं न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा हूँ। तो ये अभी मैंने शुगर का जिक्र किया, 5 कार्बन शुगर, शुगर 1 2 3, सॉरी कार्बन 1 2 3 4 और ये 5। ये इधर भी डायग्राम बनी हुई है। राइबोज है तो कार्बन 1 2 3 4 और ये 5। इसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, और जो डीऑक्सीराइबोज है उसके सेकंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं है। तो राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और शुगर को हम कहते हैं पेंटोज शुगर।
शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक हो गया। तो अब इसमें थोड़ा सा हमने देखना है, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं स्ट्रक्चर को जब डिस्क्राइब करना होता है न्यूक्लिक एसिड के, तो ये टर्मिनोलॉजीज ज़हन में होनी चाहिए, तभी हम स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है जी कि कार्बन एटम्स ऑफ द शुगर आर डेजिग्नेटेड आर कॉल्ड प्राइम। जैसे आपने स्ट्रक्चर में अभी देखा, उन कार्बन 1 2 3 ऊपर प्राइम का साइन लगा होता है। तो क्यों होता है? सो दैट टू डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द कार्बन ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं उनके अंदर भी कार्बन मौजूद होते हैं, तो उनसे डिफरेंशिएट करने के लिए जब स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है तो प्राइम का जो है वर्ड यूज किया जाता है। तो वो अंडरस्टूड है कि दैट इज फॉर कार्बन शुगर्स, सॉरी शुगर कार्बन इन दी पेंटोज शुगर्स। तो अब फर्दर क्या है कि नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं जो कि शुगर के साथ अटैच होती हैं एट कार्बन 1 प्राइम, वो क्या है? तो वो दो टाइप की होती हैं, आइदर दे आर प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस और दे आर पायरिमाइडीन नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, प्यूरिन और पायरिमाइडीन। तो ये स्ट्रक्चर अगेन हम देखें तो प्यूरिन दो तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडिनिन और गुआनिन। और पायरिमाइडीन्स ये टोटल 3 तरह की होती हैं, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। तो एब्रीवेशन इनकी एडिनिन की ए, गुआनिन की जी, कैपिटल जी, साइटोसिन की कैपिटल सी, यूरासिल की कैपिटल यू और थाइमीन का कैपिटल टी, ये इनकी एब्रीवेशन यूज होती हैं। तो इसको ज़रा अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए कि प्योरीन कौन सी हैं और पायरिमाइडीन कौन सी हैं। तो इसमें एक मेन डिफरेंस के जो यूरासिल है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में पाई जाएगी, डीएनए में कभी नहीं होती। तो डीएनए में थाइमीन होगा, सही है। तो फिर इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक मेजर डिफरेंस है, वो ये कि प्यूरीन जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं दे आर डबल रिंग, एक 6 मेंबर्ड रिंग है और एक 5 मेंबर रिंग है, दोनों means 5 member and 6 member rings they are fused together to make purine nitrogenous bases। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, pyrimidine they are always single ring and that is 6 member ring। ठीक है, तो ये एक चीज जरा बेसिक ध्यान में रह जाए। तो नाइट्रोजनस बेस दे आर अटैच्ड विद द शुगर एट द कार्बन पोजीशन 1 सी, कार्बन C1 प्राइम। ठीक हो गया। तो अब हम वापस जाते हैं लेक्चर की तरफ के दो तरह की नाइट्रोजन बेसिस हैं, प्यूरीन एंड पायरिमाइडीन। तो न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ ए फॉस्फेट ग्रुप टू द 5 प्राइम पोजीशन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड बाय एन ईस्टर लिंकेज। यानी न्यूक्लियोसाइड के भी जो पेंटोज शुगर है उसका जो 5 नंबर कार्बन है उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, तो सिंपली जब 5 प्राइम पोजीशन लिख दिया तो अंडरस्टूड है कि दैट इज 5 प्राइम कार्बन विद इन दी शुगर एंड दैट इज आल्सो विद इन ए पर्टिकुलर न्यूक्लियोसाइड। तो 5 प्राइम पोजीशन जो है शुगर की दैट इज ऑलवेज अटैच्ड विद ए फॉस्फेट। और जब ये अटैचमेंट हो जाए फॉस्फेट के साथ फिर हम उसको न्यूक्लियोसाइड नहीं कहते, अब वो 3 कह लें मेंबर का एक या 3 उसके अंदर हो गए हैं ग्रुप्स, एक नाइट्रोजन बेस होगी है, एक शुगर होगी और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है, और वो बन गया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और ये जो बॉन्ड है बिटवीन फॉस्फेट एंड 5 प्राइम कार्बन के दरमियान
वो OH ग्रुप के दरमियान बॉन्ड बनता है, वाटर रिलीज हो जाता है, तो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड ईस्टर लिंकेज। ठीक है, तो ये तो मैंने बॉन्ड बताया जो कि 5 प्राइम पोजीशन पे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ अटैच होते जाते हैं और एक लॉन्ग पॉली चेन न्यूक्लियोटाइड की बन जाती है। तो वो एक तरफ तो फास्फेट अटैच हो गया 5 प्राइम पोजीशन पे, तो दूसरी तरफ जो फास्फेट है वो 3 प्राइम पोजीशन जो है शुगर की, उसके साथ भी अटैच होता है। तो सच न्यूक्लियोटाइड कैन बी जॉइंट टुगेदर बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए सेकंड ईस्टर बॉन्ड। जिस तरह का बॉन्ड 5 प्राइम पोजीशन पे बनता है, उसी तरह का बॉन्ड 3 प्राइम पोजीशन पे भी बनता है शुगर की। और जैसे ये मैंने लिखा कि द रिएक्शन बिटवीन फास्फेट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड and the 3 prime hydroxyl of another nucleotide which leads to a 5 prime to 3 prime phosphodiester bond। यानी दो ईस्टर बॉन्ड बन गए तो उसको कह दिया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो फास्फेट के बॉन्ड बन गए, एक 5 प्राइम एंड पे बना और एक शुगर के 3 प्राइम एंड पे बना। ठीक हो गया। और ये एडजेसेंट शुगर्स होंगी, ये नहीं कि दूर दूर नहीं, जो साथ साथ न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोसाइड जो है सेल के अंदर होते हैं, जब डीएनए बनना है तो वो न्यूक्लियोसाइड के जो। सर आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही। कैसे ठीक नहीं आ रही? मैं स्लो आ रही है। तो ये मैं लेक्चर हो रही है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड मींस दो ईस्टर बॉन्ड बनते हैं बिटवीन फास्फेट ग्रुप एंड शुगर। एक शुगर के 5 प्राइम एंड पे बनता है बॉन्ड और दूसरा शुगर के 3 प्राइम एंड पे बनता है। ठीक है, और इस तरह दो डिस्कनेक्ट हो गया था तो दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन मैंने शेयर की है तो होपफुली नजर आ रहा होगा आपको। तो मैंने फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड एक्सप्लेन किया, और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है ये फिगर ये जो आपको नजर आ रही है, इस पे इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये नाइट्रोजनस बेस अटैच टू कार्बन 1 ऑफ द शुगर। फास्फेट जो है वो एक तरफ कार्बन 5 जो है C'5 या C5 प्राइम कह लें, उसके साथ बॉन्ड बन रहा है जिसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। और दूसरी तरफ फास्फेट जो है किसी और न्यूक्लियोटाइड का, वो 3, ये कार्बन नंबर 1 2 और ये 3 यहाँ पर OH ग्रुप होता है। तो वो OH ग्रुप और फास्फेट का जो OH ग्रुप है उनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, तो ये 3 प्राइम पोजीशन पे बन रहा है। तो एक तरफ 5 प्राइम दूसरी तरफ 3 प्राइम पे बन के जब दो बॉन्ड ऐसे बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इस फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड या लिंकेज की वजह से न्यूक्लियोसाइड्स आपस में अटैच होते जाते हैं और न्यूक्लियोटाइड बनते जाते हैं, और ये चेन जो है वो लेंथी होती जाती है। ठीक है, तो अब इसमें ये जो बेसिक चीज जो हमने समझ ली, अब उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज या कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें जरा याद करने चाहिए। वो ये कि डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, डीएनए जो है वो एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। And each strand has both a free 5 prime hydroxyl group at one end and a free 3 prime hydroxyl group at the other end. And each strand has a directionality. ठीक है, मीन्स ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अभी जैसे मैंने आपको इमेज दिखाई कि एक तरफ 5 प्राइम जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, और दूसरी जो चेन के एंड पे कह लें शुगर होगी, उसका जो 3 प्राइम एंड है या 3 प्राइम कार्बन का जो OH ग्रुप है वो फ्री होता है। तो ये डीएनए जब भी उसका एक स्ट्रैंड देखेंगे तो ऐसे ही होगा, एक तरफ 5 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा और एक तरफ 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। तो उसकी वजह से डीएनए को एक डायरेक्शन दी जाती है या उसको लिखा जाता है, समझा जाता है, उसको डायरेक्शनैलिटी कह लें या पोलैरिटी कह लें कि एक जो एंड है डीएनए का स्ट्रैंड का उसको हम कहते हैं वो 5 प्राइम एंड है, और दूसरा जो एंड है उसको हम कहते हैं 3 प्राइम एंड है। सही है, तो द पोलैरिटी ऑफ द 2 स्ट्रैंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो जैसे बताया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, तो एक स्ट्रैंड जो है उसको हम लिखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम स्ट्रैंड। ठीक है, और दूसरा जो है वो इसके अपोजिट होगा,
उसको वो कहते हैं वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, ठीक है, यानी एक दूसरे के अपोजिट, बोथ स्टैंड दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। तो उसकी बेसिक वजह मैंने बताई कि वो 5 प्राइम एंड पे जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप फ्री मौजूद होता है, जो कि किसी वक्त भी न्यूक्लियो फास्फेट के साथ अटैच हो सकता है, और इसी तरह जो 3 प्राइम एंड होगा स्ट्रैंड का, वहां पर OH किसी भी टाइम फास्फेट के साथ अटैच होगा, तो उसकी वजह से डायरेक्शनैलिटी है। तो ये टर्मिनोलॉजी जस्ट ऐसे याद रखें, 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के ये 5 प्राइम एंड, क्योंकि इसकी 5 प्राइम पे कार्बन जो है उसके साथ CH2OH होता है इधर, वो OH जो है ये फास्फेट बॉन्ड फास्फेट ग्रुप के साथ बॉन्ड बना गया। यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन यहाँ पर OH होगा, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट फास्फेट अटैच हो सकता है। तो ये इसकी वजह से इसको DNA के स्ट्रैंड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड उसके कहते हैं। और लिखने में जब भी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लिखा जाएगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब ये जो कि एक स्ट्रैंड है, जब इसका हमें पता है तो दूसरा स्ट्रैंड अब डेफिनेटली इधर 3 प्राइम होगा और इधर 5 प्राइम होगा, सही है। ये इधर भी ये डायग्राम बनाई है। एक स्ट्रैंड जो है अगर ऐसे लिखा है आपने 3 प्राइम इधर है और 5 प्राइम इधर है, तो दूसरा डेफिनेटली 3 प्राइम इधर है और 5 प्राइम इधर है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बोथ स्ट्रैंड आर एंटी पैरेलल, और ये कि इनकी एक डायरेक्शनैलिटी है। तो अब फर्दर प्यूरिन बेसिस पे आ जाएं, वो मैंने शुरू में भी स्ट्रक्चर बताया कि दे आर 5 एंड 6 मेंबर रिंग्स। कौन सी? प्यूरिन बेसिस, डबल रिंग है, और एग्जांपल उसकी एडेनिन और गुआनिन है, और ये दोनों DNA और RNA में पाई जाती हैं। यानी प्यूरिन बेसिस जो है उनमें कोई फर्क नहीं है DNA और RNA के दरमियान। उसके मुकाबले में जो पायरीमाइडिन बेसिस है जो कि 6 मेंबर रिंग होता है, वो एक तो साइटोसिन है जो कि दोनों में पाई जाती है, DNA और RNA में। जो दूसरी पायरीमाइडीन्स हैं लाइक यूरासिल, वो सिर्फ और सिर्फ RNA में है, और थाइमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ DNA में है। तो ये डिफरेंसेस ज़हन में रहने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे कि DNA और RNA के स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है। So thus it is possible to distinguish between RNA and DNA molecule on the basis of presence of ribose sugar। एक में डीऑक्सीराइबोज होगी, एक में सिर्फ राइबोज होगी, और दूसरा यूरासिल जो नाइट्रोजनस बेस है, पायरीमाइडीन है, वो उसकी बेस पे भी डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो the sequence of bases along a molecule that distinguish one DNA or RNA from another। यानी अगर एक DNA मॉलिक्यूल है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो वो दूसरे मॉलिक्यूल से उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? तो स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा दोनों DNA का, लेकिन फर्क इसमें होगा जो सीक्वेंस है नाइट्रोजनस बेसिस का, यानी कि पहले एडेनिन आ रही है कि गुआनिन आ रही है, साइटोसिन आ रही है कि थाइमिन आ रही है, ऐसे है। यानी ये जो अरेंजमेंट है नाइट्रोजनस बेसिस की, उसमें जो डिफरेंस होगा यानी उसको हम सीक्वेंस कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द DNA और RNA। तो उस किसी भी दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंस है वो उसके सीक्वेंस में हो सकता है, और उसकी बड़ी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होती है। सीक्वेंस में डिफरेंस ऐसे नहीं आ जाता, वो म्यूटेशन होंगी, सही है, या और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। तो जैसे मैंने ऊपर पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज ए कन्वेंशन टू राइट ए न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA सीक्वेंस स्टार्टिंग एट द 5 प्राइम एंड, ठीक है। यानी 5 प्राइम एंड पे जो भी नाइट्रोजनस बेस पहले आ रही होगी उसको पहले लिखेंगे, फिर दूसरी, तीसरी और 3 प्राइम एंड वाली नाइट्रोजनस बेस को एंड पे लिखेंगे। तो और ये हमेशा कैपिटल लेटर में सीक्वेंस लिखा जाता है, जिसकी एग्जांपल आपके सामने है CGGATCT, ठीक है। ये आप खुद याद रखें कि इसमें प्यूरिन कौन सी है, पायरीमाइडीन कौन सी है, ठीक है। देयर इज आल्सो there is no point in including sugar or phosphate groups because they are identical throughout the length of the molecule। यानी कि जब DNA का सीक्वेंस लिखा जाता है तो उसमें शुगर और
कार्बन जो पेंटोज शुगर वगैरह उनका जिक्र नहीं किया जाता है, वो अंडरस्टूड है कि वो सेम ही है। ठीक है, तो जस्ट नाइट्रोजनस बेस का लिखा जाता है सीक्वेंस। और टर्मिनल फास्फेट ग्रुप्स कैन बी इंडिकेटेड समटाइम बाय स्मॉल p, मींस अगर ये डीएनए का सीक्वेंस है तो 5 प्राइम एंड अंडरस्टूड है कि ये जो साइड है ये 5 प्राइम एंड है उस सीक्वेंस का, और उस साइड पे छोटा p लिख देते हैं। इट मीन्स कि इस साइड पे जो ये लास्ट शुगर होगी उसकी, उसके साथ फास्फेट अटैच्ड है। ये एक कन्वेंशन है या नेचुरली ऐसे होता है, यानी 5 प्राइम साइड पे फास्फेट अटैच होता है। कोई भी स्ट्रैंड जब आप उसको कह लें स्टडी करें तो ये मैंने आपको बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया। प्यूरिन बेसिस, पायरीमाइडिन बेसिस क्या होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, उनमें बेस डीएनए आरएनए में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, पेंटोज शुगर में क्या डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस क्या है, फास्फेट ग्रुप जो हैं जब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है तो फास्फेट ग्रुप कहाँ अटैच होते हैं। जो कि मैंने बताया कि एक तरफ 5 प्राइम शुगर के साथ कार्बन के साथ अटैच होते हैं, दूसरी तरफ 3 प्राइम के साथ अटैच होते हैं। और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या होता है, कहाँ बनता है, क्यों उसे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। तो डायरेक्शनैलिटी का बताया कि जो डीएनए के स्ट्रैंड हैं दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर एक स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पे है तो दूसरा डेफिनेटली 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। तो यहाँ तक जितना भी मैंने स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया इसको हम कहते हैं दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। कि अब ये जो दो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं डीएनए के, दे आर फाउंड इन द शेप ऑफ ए राइट हैंडेड डबल हेलिक्स। दो स्ट्रैंड जो हैं वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इनका, एक कॉइल की फॉर्म में होते हैं, जैसे स्प्रिंग होता है कॉइल्ड, तो इसी तरह दो स्ट्रैंड जो हैं दे आर कॉइल्ड टुगेदर टू मेक ए डबल हेलिक्स। इसको राइट हैंडेड डबल हेलिक्स कह रहे हैं। तो ये राइट हैंड डबल हेलिक्स को समझाने के लिए जस्ट मैं ये एक इमेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आप देख रहे हैं कि राइट हैंड हेलिक्स, आगे एक और टर्म यूज होनी है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। तो ये डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है मोस्टली ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। तो ये क्यों राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड कहते हैं, तो आप अपना राइट हैंड जैसे इमेज में नजर आ रहा है ऐसे अगर करें और थंब आपका अपर साइड को हो तो जो आपकी फिंगर्स हैं उनकी जो रोटेशन है उनको ऐसे आप उंगलियों को ऐसे हिलाएं तो उंगलियों की जो डायरेक्शन है अगर उस डायरेक्शन में कॉइल ये जो हो रही है पर ऐसे स्ट्रक्चर जा रहा है, ये इसकी जो कॉइलिंग है या मूवमेंट है ऐसे ये जैसे आप देख रहे हैं, तो अगर ये उंगलियों की मूवमेंट आप देखें ये दोनों हैंड इस तरह हैं तो ये कॉइलिंग ऐसे हो रही है। ठीक है, और फिंगर थंब आपका अपर साइड पे है, तो इसको इस तरह का स्ट्रक्चर को डबल हेलिक्स राइट हैंडेड कहते हैं। और रेयर कन्फर्मेशन जो है डीएनए की वो होती है लेफ्ट हैंडेड, तो वो इससे इसका तकरीबन अपोजिट है। ठीक है, तो वो लेफ्ट हैंड इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपने लेफ्ट हैंड करें थंब ऊपर हो तो ये जो मूवमेंट है ये देखें जैसे एरो जा रहा है, तो ये उंगलियों की डायरेक्शन जो है आपकी उस डायरेक्शन में जा रही है, जो आपकी उंगलियां हैं ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड की एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। तो मोस्टली जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है दैट इज राइट हैंडेड, इन विच bases of the two strands are in the center of the molecule and sugar phosphate backbones are on the outer side। means ये देखें अगर हेलिकल स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो उस राइट हैंडेड डबल हेलिक्स के अंदर की तरफ हैं। ठीक है, यानी कि वो बाहर को नहीं दिखाया जा रहा, वो अंदर की तरफ हैं, सेंट्रल हैं,
और जो शुगर फास्फेट बैकबोन है, ठीक है, वो ये है, तो वो आउटसाइड की तरफ होती है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड में शुगर फास्फेट बैकबोन आउटसाइड और नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड। ठीक है, जैसे हम पहले हमारी बैकबोन है बाहर की साइड है, हमारा सीना अंदर की साइड है, तो दो आदमी अपोजिट एक दूसरे के सामने खड़े हों तो उनकी जो चेस्ट साइड है वो अंदर की तरफ होगी और बैकबोन बाहर की तरफ होगी। तो ऐसे ही डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में बैकबोन बाहर की तरफ और नाइट्रोजनस बेसिस टुवर्ड्स द इंटीरियर। तो ये इसका राइट हैंडेड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। मोस्टली डीएनए जो है, जो नेटिव फॉर्म में होगा, इन विवो जो होगा, वो राइट हैंडेड डबल हेलिकल फॉर्म में होता है। तो इसकी मैं ये स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो जो डायरेक्शनैलिटी बताई उसको आप देखें कि ये 5 प्राइम एंड है, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड कॉयल करता हुआ 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है, और दूसरा जो स्ट्रैंड है वो इसका अपोजिट, वो ये 3 प्राइम एंड पे खत्म हो रहा है, तो दूसरे का वो 5 प्राइम एंड है, वो स्टार्ट हो रहा है उधर से। ठीक हो गया। और फिर ये कुछ टर्मिनोलॉजी मैं इसी से एक्सप्लेन कर दूं, डिटेल में हम इसको देखते हैं थोड़ी देर में, कि शुगर फास्फेट बैकबोन ये वाली, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड और दे आर पेयर टुगेदर बाय हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो जब भी गुआनिन और साइटोसिन होगी तो उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, और जब एडेनिन और थाइमीन होगी तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, और एक इधर टर्म बनेगी जब डीएनए का ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर राइट हैंडेड फॉर्म में होता है, जो कि जैसे बताया मोस्टली होता है, तो ये एक जो ग्रूव सा बन रहा है, जो क्लेफ्ट सा बन रहा है, इसको कहते हैं माइनर ग्रूव। और इसके अपोजिट जो है, या इधर देखें तो ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं मेजर ग्रूव, यानी ये बड़ा है ग्रूव और ये छोटा है, तो माइनर ग्रूव मेजर ग्रूव। मेजर ग्रूव, एक मेजर ग्रूव और एक माइनर ग्रूव के दरमियान ये जो भी स्ट्रक्चर बना है इसको कहते हैं वन टर्न ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, तकरीबन 10 बेसिस इसके अंदर आ जाती हैं, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, रफली 10 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग जो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है पर टर्न। ठीक है, कंटेन्स वन मेजर ग्रूव और वन माइनर ग्रूव। तो ये इसका मैं डबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लीनियर फॉर्म में तो हमें जस्ट पता होता है कि ये इसके अंदर ये न्यूक्लियोटाइड है, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में उसका वो कैसे बनता है, तो उसमें सबसे मेन चीज है कि वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बिटवीन नाइट्रोजनस बेसिस, बॉन्ड्स हमेशा नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान होंगे। और a crucial feature of this double strand structure is that it depends on the sequence of bases in one strand being complementary to the strand on the other side। means एक स्ट्रैंड पे जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो सीक्वेंस है दूसरे पे उसका ऑलमोस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट कैसे, कि एक तरफ अगर प्यूरीन बेस है, अभी हमने पढ़ा प्यूरीन कौन सी है, एडेनिन और गुआनिन, अगर एक साइड पे एडेनिन आ गई है तो दूसरी साइड पे प्यूरिन नहीं होगी, उधर डेफिनेटली पायरीमाइडीन होगी। अगर जैसे मैंने कहा एक साइड पे स्टैंड पे ए है यानी एडेनिन है यानी कि प्यूरिन है, तो दूसरी साइड पे क्या होगा, थाइमीन होगा जो कि एक पायरीमाइडीन है। सही है, तो बेसिक उसकी क्या है, ए प्यूरिन बेस अटैच्ड टू ए शुगर रेजिड्यू ऑन वन स्टैंड इज ऑलवेज हाइड्रोजन बॉन्डेड टू ए पायरीमाइडीन बेस अटैच्ड टू ए शुगर रेजिड्यू ऑन द अदर साइड। ठीक है, एक तरफ प्यूरिन होगी तो दूसरी तरफ जो दूसरे स्टैंड पे डेफिनेटली पायरीमाइडीन होगी। दो प्यूरिन आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं हो सकती। तो ये जो एक स्ट्रिक्ट रूल है, इसी वजह से कहा जाता है कि ये जो दो सीक्वेंस है स्टैंड का वो कंप्लीमेंट्री होता है, यानी कि अगर एक तरफ ए है तो दूसरी तरफ डेफिनेटली टी होगा यानी थाइमीन होगा, एक तरफ जी है तो दूसरी तरफ सी होगा, यानी कि जी आपको पता है गुआनिन प्यूरिन है, तो सी क्या है, साइटोसिन जो कि पायरीमाइडीन है। तो जैसे मैंने